अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान और शाहज़ेब जिलानी। और हस्बे मामूल आज कॉलर्स डे है, हम आपकी ही बात सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब भी दे दें। हमारे साथ हैं कामरान अली नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। लाई के अफसोस है पर बाई से हैरत नहीं, कामयाबी उसकी इबरतनाक नाकामी के बाद। कितना शातिर है सियासतदान अपने मुल्क का, और भी मकबूल हो जाता है बदनामी के बाद। अब सर ये जो पतन की रिपोर्ट आई है, इसके बाद जो है क्या हर साल अब पाकिस्तान का वजीर आजम तब्दील होगा। और दूसरा ये है कि जो बिलावल साहब अमेरिका पहुंचे हुए हैं, जरदारी साहब चाइना पहुंचे हुए हैं, और दफ्तर खारजा यहाँ जो वजारती बयान जारी कर रहा है। तो आपकी जो कैफे जरा हटके की डॉक्ट्राइन है वो इस हवाले से क्या कहती है? देखें, जहाँ तक जरदारी साहब चाइना में है अच्छी बात है, बिलावल अमेरिका में सही है। और यहाँ से जो आप जो वजारती बयान, मेरा ख्याल है कि आप उसकी बात कर रहे होंगे, वो जो ट्रंप के गज़ा का जो प्लान है उसके बारे में जो कहा गया है, तो ये तो रूटीन की बातें हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात आज कामरान भाई के पास लोकल इशू नहीं। हाँ, लग दी ना। और पहला सवाल जो इनका था वो मुझे अब याद नहीं है, क्या था? मुझे भी याद नहीं है जी। चले, राहील अशन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं आज बात करूंगा, मेरे जानने वाले हैं, वो गए थे फॉरेन ऑफिस, आपने देखो FTC के साथ है, कुछ फॉरेन पेपर ऑफिस टेस्ट कराने गए। जी कैंप ऑफिस। अच्छा है जी जी कैंप ऑफिस। हाँ जी, जो है उसका जो ऑफिस है वहाँ गए थे, वो पेपर टेस्ट कराने थे। उन्होंने मुझे 2-3 बात की, उन्होंने कहा जी आप जरूर शेयर करिएगा। उससे कहा जी मैं 7:45 बजे पहुंच गया था, 8:30 बजे विंडो ओपन होती है। कहता मेरा नंबर 2:30 बजे आया। कहता इतने नौजवान थे, कहता उसमें जो ज्यादातर लोग थे उसमें 95% नौजवान थे जिन्होंने बैचलर्स की हुई थी, जो मास्टर्स वैसे बाहर जा रहे थे लीगल तरीके से जो जाते हैं। कहते उनसे मैंने पूछा भाई आप क्यों जा रहे हैं? उससे कहा जी हमारा इस मुल्क में फ्यूचर क्या है, हमारे वालिदैन, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, जिससे हलाल से हमें पढ़ाया, आगे ना हमारी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ना बिजनेस है। वहां पे कुछ के वालिद साथ आए हुए, तो उन्होंने बात की, वो बात काफी दिल को लगी। वो मैं आपसे उन्होंने कहा देखें हमने 30-32 साल नौकरी की, रिटायर हुए, जो PF और ग्रेजुएटी मिली वो हमने अपने बच्चे को दे दी, भाई बाहर चले जाओ, इसलिए कि पाकिस्तान में हमारा बच्चा क्या करेगा, नौकरी नहीं मिलती, कारोबार नहीं कर सकता। उससे कहा हम रिटायर हुए, 60+ के हैं, उम्र के इस हिस्से में है कि किसी वक्त भी अल्लाह का बुलावा आ जाए, जब हमारे नौजवान बच्चे हमारे वो बनते हैं, बाजू बनने की उम्र होती है, हमारा सारा बनने की होती है, तो हमें उनको अपने से अलग करना पड़ता है उनके फ्यूचर के लिए। कहता अगर हम उनको ना भेजें तो वो हमारे आंखों के सामने या तो किसी स्ट्रीट स्नैचर से मारे जाएंगे या फिर वो बेचारे धक्के खाते रहेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो फ्यूचर है वो सिर्फ हमारी एलीट क्लास, जिसमें हमारे जुडिशरीज है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे सियासतदान हैं और हमारे मजबूत इदारे हैं। कहते हैं उनके बच्चों को एक फोन कॉल पे जॉब भी मिल जाती है, एक फोन कॉल पे उनका लोन भी अप्रूव हो जाता है, उनका कारोबार भी हो जाता है। तो उससे कहा जी बताएं हमारा इस मुल्क में 30-32 साल ईमानदारी के साथ नौकरी करने का ये सिला है कि जी हमारे बच्चे हमें बुढ़ापे में छोड़ के बाहर चले जाएं? ठीक है, बाहर लाइफ टफ होती है, बन जाती है, अगले 4-5 साल तक। पर कहता है भाई 4-5 साल तक हमें अपनी जिंदगी का नहीं पता कि जी हम जिंदा रहें ना रहें। तो उससे कहा जी ये पाकिस्तान बताएं क्यों एलीट क्लास के लिए रह गया, हम लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा टैक्स इस मुल्क में पे करते हैं उन्हीं के बच्चे इस मुल्क में जलील ख्वार हो रहे हैं। माजरत के साथ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिल्कुल, मेरा ख्याल है पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट है। जज्बाती सूरत हाल ज़्यादा है इसमें, इसलिए कि मैं जब यूनिवर्सिटी मैंने किया ग्रेजुएशन, तो मेरा भी ख्वाब था कि मैं बाहर जाऊं। हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में उस वक्त जॉब कर रहा था। क्यों जाऊं? आगे पढ़ने के लिए जाऊं, कुछ नई दुनिया देखने के लिए जाऊं। मसला ये कि हर नौजवान को जाना चाहिए बाहर, अगर वो जा सकता है, लेकिन लीगल वे में दुनिया देखेगा और फिर होगा। ये जो मजबूरी की सूरत हाल है, इसमें हम फिर 2 चीज़ें मिक्स कर देते हैं कि वो जो लीगल रास्तों से आप जा रहे हैं माशी तौर पे, अच्छा माशी तौर पे कोई पिछले 10 साल से या 20 साल से तो नहीं, मुस्तकिल लोग जो हैं पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, और पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। अगर डेस्परेशन का चार्ट भी बनाएं टॉप 10 ममालिक में,
तो पाकिस्तान जो है वो उन टॉप 10 में नहीं आ रहा। लेकिन हमें लगता है कि चूंकि हम यहाँ रह रहे हैं कि यार तो पूरा पाकिस्तान जो है वो भागने के चक्कर में, ऐसा नहीं होता है। बाकी कौन से वालिदैन हैं, मतलब जाहिर है कि मेरे बच्चे अगर मेरे पास बुढ़ापे में नहीं होंगे तो मुझे तन्हाई का एहसास डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर मैं ये सोचूंगा यार वो तो खुश हैं, वो तो अपनी जगह पे कहीं पहुंच गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये भी एक होता है पेरेंट के लिए। तो अब अगर इसलिए सिर्फ रख लें, बच्चों को उड़ने ना दें कि यार मेरे 5-6 साल रह गए हैं, तो भाई उसके भी तो 5-6 साल रह गए हैं जो डिसाइसिव हैं, तो इसको इस तरह भी सोचा जा सकता है। और दूसरी एक और चीज़ इसमें मैं इजाफा करूं तो जिस डेमोग्राफिक है, जिस एज ग्रुप की बात की कि सारे नौजवान थे, तो यार नौजवान ही तो होंगे। हाँ, नौजवान ही जाएंगे। I mean, देखें, या तो वो अपनी आला तालीम के लिए जा रहे हैं या तो कोई रोजगार की तलाश में। यार अब मतलब अब मैं तो नहीं हूँगा ना वहाँ पे, ठीक है ना, या आप तो नहीं होंगे ना यार, अगर हमें कुछ कराना हो, चले आर्जी तौर पर जाना है, तो ये समझ में नहीं आता यार मैं मर जाऊं तो उसके बाद चले जाना यार, नहीं ये कोई फायदा नहीं है। हाँ, अच्छा, दूसरी चले एनीवे, अगले कॉलर है मोहम्मद अकील कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा सर जी, मेरा एक पहले सजेशन है, उसके बाद एक सवाल है। सजेशन ये है, देखें अभी पी का कानून बना, 26वीं तरमीम आई, अभी आजकल सिंध हुकूमत ने किया है कि चांसलर जो है हमने किसी भी XYZ को बुला के बना सकते हैं। जी बिल्कुल। जब इतनी तब्दीली आ रही है तो भाई ये जो हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट में भी सब शफलिंग कर दें, भाई एयर चीफ जो है पाकिस्तान चीफ ऑफ स्टाफ लग जाए, नेवी का इधर का लग जाए, सिस्टम ये भी एक तब्दील हो जाए। एक तो ये, दूसरा मेरा था कि अब शर्जील मेमन साहब ने असम्बली में खड़े होकर और ये चीजें कही कि हम पर डे 50 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, सिविलियन को, बस चलाने का, रेड बस का। मुझे एक बात बताएं, ये किस अक्लमंद आदमी की प्लानिंग है कि हम जो है उधार लेके सब्सिडी लेके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें? ये इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, जो अब अगर हमने सब्सिडी ही देकर बनाने हैं तो भाई हम क्यों बना रहे हैं? अवाम के ऊपर तो बर्डन आ रहा है ना ये दूसरे तरीके से, यानी आप बनाने पे भी एक्सपेंस लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे को एक्सपेंस लगा के फिर हम वो हमारी जेब से भी ले रहे हैं। जकी भाई क्या करें, क्या करना चाहिए? मोहम्मद अकील, ये चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है, अभी आप देखें पूरे कराची में हम लोग रहते हैं, हमारे को कराची में ओनली 2 रोड्स, एक शाहरा फैसल, एक एमेजिना रोड। क्या हम अल्टरनेट रोड नहीं बना सकते इन पैसों से? क्यों नहीं बना सकते सर? मोटरवे बना रहे हैं, ग्रीन लाइन, पहले हम इनके लिए अल्टरनेट रोड अच्छे बना दें। अभी सिंपल अगर PIE आपने ठीक है, आपने बुनियादी तौर पे जो है प्रॉब्लम, जाहिर है मिसालें तो बहुत दी जा सकती हैं, लेकिन आपने प्रॉब्लम बता दिया। शाहजेब यार, आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ में कुछ आ भी रही है। मेरा ख्याल है ओवरऑल एक इदारे की फ्रस्ट्रेशन है कराची की लैक ऑफ डेवलपमेंट से, और वो रिफ्लेक्ट करती है। फिर चाहे ये रेड लाइन किस्म का मंसूबा जो है, जो इतना खिंच रहा है, लोगों को इतना तकलीफ है, जब तक वो मुकम्मल हो, लेकिन हमारे यहाँ सड़कों का हाल बुरा है। तो मुझे इस तक तो बात समझ में आई है और ये बिल्कुल जायज शिकायत है। अच्छा, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाकई अवाम की फलाह बहबूद की नीयत से बनाए जाते हैं, या चूंकि मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उन्हें उठाने में फ़ायदा ज़्यादा होता है? शाहजेब, देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में तो लोगों के भले के लिए ही होते हैं। शॉर्ट टर्म में देखें, हमें याद है जब मोटरवे बन रहा था तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, आज लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इसी तरह अभी मलीर एक्सप्रेसवे का एक प्रोजेक्ट है जिसपे बहुत तनाज़ा है कि वो हमारी इकोलॉजी को तबाह करेगा, वो मलीर रिवर को ब्लॉक करेगा, वो ग्रीन एरियाज को तबाह करेगा, लेकिन वो बन रहा है और आर्ग्यूमेंट है कि वो एक DHA को दूसरे DHA से मिलाएगा। मेरा ख्याल है कि कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिस हिसाब से बनने चाहिए थे वो नहीं बने, और उसके वो एक लंबी दास्तान है कि क्यों नहीं हुआ। एक उसका बड़ा जो अमल दखल है वो ये कि कराची की डेवलपमेंट सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे आपका पोर्ट है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का ट्रैफिक चलता है, यहाँ पर आपके ऑयल, ये पानी के टैंकर्स चलते हैं। तो कराची के जो मसाइल हैं वो KMC के बस के नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट के भी शायद बस के नहीं है, और उसमें जब तक फेडरल गवर्नमेंट उसको ऑन करके उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाहौर में किया है, तो कराची के मसले हल नहीं होंगे और हम
गुजरते वक्त के साथ हमारे मसाइल जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है। जहाँ तक सब्सिडी की बात है, मुझे नहीं पता कि किस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी भी ये जो मेजर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो स्कीम्स होती हैं वो अपने प्रॉफिट पे तो नहीं चलती, उनको कोई ना कहीं से इंजेक्शन तो देना पड़ता। अच्छा, सरकारी सेक्टर में मैंने देखा है पिछले 40 साल का तो मैं गवाह हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितनी भी स्कीमें इनिशिएट की गई वो 2-3 साल बाद गायब हो गई। उसकी वजह है कि उसमें करप्शन, और उसमें ये होता है कि मेंटेनेंस का सबसे बड़ा इशू होता है। अगर एक मामूली सा भी पुर्जा है उसके लिए भी सैंक्शन वगैरह की ज़रूरत है, वो होता है या नहीं होता है, तो आपको लगेगा 2-3 साल बाद पूरा फ्लीट गायब है, उस नहीं डिपो में खड़ा हुआ है और क्या रस्टेड हो रहा है। अभी ग्रीन बस का जो प्रोजेक्ट था 2-3 साल नजर आती थी ना आपको, नजर, ये बात सही है। तो वो खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई और उस पे अरबों रुपए लगे होंगे, बहुत तो इस तरह होता है। हाँ, पर इससे जाहिर है कि फिर मतलब खून तो जाएगा। हाँ, तो वो ये सरकारी मंसूबों के साथ ये मसला है जी। और रिजवान साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, रिजवान अर्ज कर रहा हूँ सर इस्लामाबाद से। जी सर। तो मैं थोड़ा सा महंगाई के बारे में जो है ना जी, हमारी जो हुकूमतें हैं, जो हाल हुकूमतों के जो कारिंदे हैं, जी शोर मचाया हुआ है कि कीमतें बहुत कम हो गई हैं। लेकिन मैं आपको एक मिसाल जो है ना देना चाहता हूँ कि जो ये दूध की कंपनियां हैं जो ये कर रही है, हर माह जो है ना जी कार्टन में जो है ना जी 100 रुपए का 125 रुपए का इजाफा कर रही है। गुज़श्ता 3 माह के अंदर पाव का जो कार्टन है जिसमें 28 डब्बे होते हैं पाव वाले, उसकी कीमत 400 रुपए उन्होंने बढ़ा दी है 3 माह के अंदर अंदर। जबकि देसी घी मैंने एक डब्बा लिया जिसमें 800 ग्राम होता है घी, वो जनवरी की यानी कि जो मैंने ग्रोसरी की उसमें 2050 रुपए का था वो। लेकिन इस दफा जब मैं फरवरी में गया हूँ तो वो 2470 रुपए का हो चुका है सर। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि कितने % जो है ना जी, इसमें से एक हमारे इदारे, बहुत बड़ा इदारा है हमारा, तो उसकी कंपनी है जो दूध की कंपनी है जिसका लोगों ने बाइकाट भी किया हुआ है, तो उसकी कीमत 400 यानी 450 रुपए जो है ना जी एक डब्बे में इजाफा किया गया है। किसकी बात? इसी तरह से हर आइटम पे जो है ना छोटे छोटे जो आइटम है जैसे टूथपेस्ट है, जब जाए हम जो है ना जी उसमें 10 रुपए का इजाफा होता है, किसी में 20 का इजाफा होता है। अच्छा रिजवान साहब, जी रिजवान साहब, सही वो ब्रेक का वक्त आ गया, तो बिल्कुल आपकी बात समझ ली है। अच्छा, एक चीज जहन में रखें कि हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि कीमतें कम हुई हैं। उन्होंने कहा है, और ये फर्क है इस बात में, कि इन्फ्लेशन की रेट नीचे आई है, मतलब कि चीजें उतनी तेजी से महंगी नहीं हो रही जितना पिछले माह या पिछले महीने थी। अच्छा, ये तो हो गया उनका क्लेम। ग्राउंड पर आप देखें तो उतनी ही तेजी से चीजें महंगी हो रही हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट थिंग्स। इनफैक्ट अभी बिजनेस रिकॉर्डर में आज इसके ऊपर एक बहुत अच्छा और तफसीली आर्टिकल भी आया है कि किस तरह और किस हद तक लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सॉर्ट ऑफ किस साथ खिलवाड़ करके। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, देन वी विल राइट बैक। वेलकम बैक। गुलमीना हैं क्वेटा से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। जी जी। मैं यहाँ पे 2 टॉपिक से बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो अली वजीर के हवाले से, जो 3 MPOs के तहत जो है यहाँ पर गिरफ्तार है, और कुछ ही दिन पहले आल जो कॉम्परस पार्टी थी क्वेटा में, उन्होंने ये ऐलान किया कि 10 फरवरी को इनके लिए एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। जी, 10 फरवरी। और दूसरी बात यह है कि हम कश्मीर डे गुजरा है और हम सब ने मनाया भी है। हम इनके साथ जो इंडिया जुल्म कर रहा है उनके साथ हम यकजहती भी करते हैं। लेकिन सर आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान का जो रवैया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। कौन सा रवैया? इनका इशारा जो है वो इंटरनल जो पॉलिसीज हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी, किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूँ। जाहिर है कि कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं यार बिल्कुल होना चाहिए, जाहिर है। तो जहाँ तक अली वजीर की बात है, 10 फरवरी को एहतजाज है, अभी तक अंदर ही है ना?
पता नहीं लगता क्योंकि आधे वक्त अंदर होते हैं, फिर उनको निकालते हैं, फिर दोबारा एमपीओ में पकड़ लेते हैं। पूरा टेन्योर ही उसका जो अंदर ही गुजरा है। जी अच्छा। हाँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हर मुल्क को जो है, हर मुल्क को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए और दूसरों की तरफ भी उंगली उठानी चाहिए, वरना ये है कि अल्फाज अपने मानी खो देते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर तो 3 fingers पॉइंट बैक एट यू आल्सो। ये होता है, ये होता है, यूनिवर्सल बात है ये। बिल्कुल। अच्छा, कुलज यार खान है क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम मैंने सही कहा है या कुलज यार? आपने करेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? उलस पश्तो वर्ड है जिसका मतलब है अवाम। उलस यार खान मीन्स अवाम का दोस्त। ठीक है। आप सियासत में तो नहीं है? नहीं, बस वो फैमिली नेशनलिस्ट होती है, पश्तून तो होती है। ठीक वजह से वो ये नाम। जी खान साहब, मैं बात करना चाहूँगा, हमारे क्वेटा में इंटरटेनमेंट की जितने भी सोर्सेज है या फुटबॉल या स्पोर्ट्स के, वो ना होने के बराबर है। हम फुटबॉल का बहुत ज्यादा क्रेज है क्वेटा में, क्रिकेट का, हाइकिंग का, लेकिन यहाँ हुकूमत की तरफ से कोई भी आप समझ ले कि मेल के लिए कोई पार्क नहीं है। 2 पार्क है, वो बस विद फैमिली आप जा सकते हैं। जो जितने भी यंग एडल्ट है वो कहीं नहीं जा सकते। हाइकिंग जो है वो यहाँ पर सब की सब ये कैंट वालों ने कब्जा कर लिए। उसके अलावा कोई जो अवामी स्पेस होती है यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मंशियात इतनी ज्यादा हो चुकी है, अवाम में फ्रस्ट्रेशन पोलिटिकली इतनी ज्यादा है यहाँ पर। हुकूमत की तरफ से जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो हमें मतलब जिंदगी गुजारने में एक हेल्प कर सकती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो इस हवाले से मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम सामीन को और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस हवाले से भी आप अगर प्रोग्राम का हिस्सा बना दे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कितना हमें हेल्प माइंडफुल रख सकती है। हाँ, आप बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है इनका। हाँ, और ये तयशुदा बात है कि जब आप जो यूथ की एनर्जी है कहीं तो जानी है ना बॉस, तो आप फिर चॉइस कर लें कि आप उन्हें खेल के मैदान में भेजना चाहते हैं या बंदूक पकड़वाना चाहते हैं। बड़ा एक बंदूक या जस्ट सिगरेट या हेरोइन की टिकट, व्हाटएवर। हाँ, नहीं, क्योंकि उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं जाना है। हाँ, जैसे पानी ने अपना रुख निकालना है, या तो आप खुद एक नदी में नहीं भेजेंगे तो वो आपके ऊपर आएगी। सर बिल्कुल। शाहजेब, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे वही याद आ रहा है, हमने अभी पिछले दिनों बात की थी कि अगर किताब मेला लगता है तो वो आगे किताबें ले जाते हैं, स्टॉल्स बंद करा देते हैं, जो तुलबा लगा रहे हैं उनको भी उठा के ले जाते हैं। तो खेल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की तो बिल्कुल अपनी अहमियत है, लेकिन जब किताब पढ़ना ही वहाँ पे जुर्म हो जाए तो फिर हम क्या बात करेंगे। बात सही है। मतलब हंसने की इजाजत मुश्किल से मिलती है, रोने की पूरी इजाजत ऐसा ही है। अब्दुल सत्तार साहब हैं सक्खर से। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आवाज कम कर रहा हूँ। पहले तो मैं एक कहना चाहता हूँ, जो अभी हमारे वकला हजरात का जो मसला हुआ है हैदराबाद में, तो मैं इस हवाले से जो हमारा सिंध का एक्साइज और ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने 4 मुख्तलिफ किस्म की ड्राइव जो है लॉन्च की। अब मुझे एक फील ये होती है कि क्या अब हम या तो अगर घर से निकलें, अगर इज्जत बचानी है, तो या तो हम खुद को वकील कहलाएं या साहबी कहलाएं। तो सॉरी अब्दुल सत्तार साहब, ये आप देखिए, हमें मसले का इल्म नहीं है, पहले आप मुख्तसरन बताएं आप किस मौजू पे बात कर रहे हैं। मैं ये वकला ने जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने नेशनल हाईवे तकरीबन अभी 3रे दिन में दाखिल हो चुका है, वो तो ये क्यों बंद की है? उनकी गाड़ी पुलिस ने रोक ली थी, ऐसा ही कुछ है ना? जी, एक वकील दोस्त की गाड़ी रोकी और उसे कहा कि आपकी जो नंबर प्लेट है वो डुप्लीकेट है या फैंसी प्लेट है। उसके बाद वो मसला बढ़ा, फिर वो क्रिमिनल अफेंस में उन्हें चार्ज करके उन पे FIR हुई और फिर वो सड़कें बंद हो गई। अब पूरी सिंध के मुख्तलिफ अजला में दोस्त बैठे हैं। मगर ये कि मैं इसे ये कहना चाहता था कि 4 मुख्तलिफ किस्म की ड्राइव जो लॉन्च हुई और उसमें ये कहा गया कि भाई आप पहले तो टैक्स भरें, अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा। फिर दूसरी इश्तिहार शाया हुआ कि भाई आप जो है घर से निकलेंगे, अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट नहीं है उसका टैक्स हमें दें, फिर सालाना टैक्स दें, और फिर नंबर प्लेट जो अजरक वाली अगर आप नहीं रखेंगे 6000 पे नहीं भरेंगे
तो आप उसकी दें। तो गाड़ी अगर कोई बाइक या कोई अपनी पुरानी गाड़ी सड़क पे लेके निकलेगा, फिर मैं वो बात दोहरा रहा हूँ, या तो फिर मैं सहाफी कहलाऊं या फिर मैं वकील कहलाऊं। अभी फिर एक और आया है कराची हैदराबाद में जो लोग सफर करते हैं कि आप एम टैग लगवाएं, नहीं तो आप सड़क पे नहीं आए। भाई अगर 6 महीने में हो सकता है मैं एक दफा जाऊं जो है कराची से हैदराबाद, या फिर मैं इस्लामाबाद तो साल में एक दफा जाऊंगा। तो अगर आप जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप डबल टैक्स भरेंगे। तो ये एक्साइज, और फिर असेंबली में हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट ने इतने पैसे कमाए इस साल। तो ये जो ड्राइव लॉन्च होती है, फिर वो देखें अवाम की कुव्वत खरीद एक मखसूस किस्म की होती है। लोग टूल प्लाजा पे 30 रुपए के बजाय हर 50 किलोमीटर पे में हमारे पास टूल प्लाजा बनने शुरू हो गए हैं। और पहले होता था कि 150 किलोमीटर पे हर 50 किलोमीटर पे अभी टूल प्लाजा बन रहे हैं। लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, लोग टूल प्लाजा पे लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 4 मुख्तलिफ किस्म की ड्राइव हो, और उसके बाद जो है लोग 6-6 हजार पे। मलिक साहब, वो ठीक है, आपकी तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो टैक्सेस हैं, मोटर व्हीकल टैक्स है या फिटनेस टेस्ट है, नहीं सुन लीजिए सरकार की पीढ़ी पे, और वो उनकी कोर्ट से वो गाड़ियां। अच्छा, थैंक यू। ये जो भी है फिटनेस टेस्ट है, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्यों नहीं होना चाहिए, या मोटर व्हीकल टैक्स उसके रेट पे हो सकता है, डिबेट हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? यूनिफॉर्म नंबर प्लेट्स क्यों नहीं होनी चाहिए? गाड़ी का जो सालाना टैक्स है वो क्यों नहीं होना चाहिए? इनको अवामी मसाइल को या अवामी तकलीफ का रंग देना मेरी समझ में नहीं आता है। तो अच्छा, अब इस पे आप आर्ग्यू यकीनन कर सकते हैं कि वो जो वकीला वाली बात, हाँ, वो कोई होगा जाती उसका, तो उसने कहा कि अच्छा इसको घुमाने की कोशिश करो, तो वकील जो है वो जाहिर है कटे होगा, जानता है मैं कौन हूं, ये हुआ होगा। हाँ लेकिन टैक्सेस वाली बात मेरी समझ में नहीं। डेथ एंड टैक्सेस आर इनेविटेबल सर, स्पेशली अगर आप सैलरी लें। एक वक्फा ले लेते हैं। मतीन अहमद है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो आप तीनों को सलाम, बहुत बहुत। वालेकुम सलाम। पहले भी आप लोगों से बात होती रही। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, कांग्रेचुलेट करूंगा डॉन मीडिया को कि ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की उन्होंने। कल मैं भी उसमें शरीक था। अच्छा, कैसी लगी? मैं ढूंढता भी रहा आप लोगों को कि शायद आप लोग आए हुए हों। नहीं सर, हम यहाँ पर बैठे हुए थे, अनफॉर्चुनेटली हमें शो भी करना था तो हम जा नहीं सके। जी, पूछा मैंने तो पता चला कि आप लोग नहीं आए हुए हैं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत जरूरत है पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करने के लिए। तो बुनियादी तौर पर मैंने आपसे जो बात करनी थी कि मैं इस्लामाबाद में एक मकामी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। तो अभी जनवरी की तनख्वाह फरवरी के महीने में जब हमको मिली, तो उसमें गवर्नमेंट ने टीचर्स को जो 25% टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रिबेट दिया हुआ था, वो जुलाई 2024 से खत्म कर दिया। और उसकी वजह से टीचर्स की तनख्वाहों में 2 महीने का 25% के हिसाब से जो इजाफी टैक्स बनता था वो काट लिया। तो अचानक तनख्वाह में किसी के 40,000 रुपए डिडक्शन हो गई, किसी की 30,000, किसी की 40,000, किसी की 20,000 ग्रेड के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से। तो ये सब्सिडी पहले 100% हुआ करती थी एक जमाने में टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए। पिछले साल जब बजट आया था तो आपको शायद याद होगा, मैंने आपसे इस मौजू पर सौंपी बात की। तो बाद में फिर वो टैक्स रिबेट को कम करके 75% कर दिया था, फिर उसको 50% कर दिया था, फिर 25% कर दिया था, फिर 2022 के बजट में इसको 0% कर दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर लिमिट नहीं हुआ था। तो अभी जनवरी से 1 फेब से उस पर अमल दरामद किया गया है, और जुलाई 2024 से जो 25% रिबेट टैक्स पर मिल रहा था वो खत्म करके 2 महीने का टैक्स इजाफी काट लिया गया।
फॉर एग्जांपल किसी का अगर 35,000 टैक्स कट रहा था नॉर्मल रिबेट 25% रिबेट, तो उसमें रिबेट खत्म करने के बाद तकरीबन 35,000 और उसमें जमा हो गया 2 महीने का, तो 70,000, 75,000, 80,000 टैक्स कट गया फरवरी के महीने में जो तनख्वाह मिली जनवरी की। तो टीचर्स के अलावा दीगर महकमों में जो मुलाजमीन हैं फेडरल के, उनको तनख्वाहों में स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं। बाज़ जगह वो अलाउंस 100% भी हैं बेसिक पे के, रनिंग बेसिक के। लेकिन टीचर्स को ऐसी कोई सहूलत हासिल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कोई सहूलत हासिल नहीं है, और टीचर्स को जो एक टीचिंग अलाउंस दिया जाता है, आपको सुनकर हैरत होगी, वो 1,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। वाह वाह। टीचर्स की तनख्वाह बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मुकाबले में आधी होती है या आधी से भी कम। अब मैं आपसे एक बहुत आपका मसला की तस्वीर सामने आ गई है, आपसे एक बहुत तल्ख बात करने वाला हूँ कि जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उस हिसाब से आपकी तनख्वाह बिल्कुल ठीक है। सेहत और तालीम अगर प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में देखें इस रियासत की, तो जहाँ पे वो आ रही हैं वहीं आपकी तनख्वाह आ रही हैं। जो प्रायोरिटी में 1, 2, 3 हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं ज़ाहिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे ऊपर ज़ाहिर है पार्लियामेंट आ रही है, सूबाई असम्बलियाँ आ रही हैं, कैबिनेट आ रही है और अदलिया आ रही है, तो उसकी तनख्वाहें डेफिनेटली आपसे ज़्यादा होनी भी चाहिए और हैं भी, और फ़र्क भी जो है वो 100 गुना से ज़्यादा है बाज़ मिसालों में। आपकी जो है वैल्यू वो 2%, 2.5% का जो GDP है वो है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है आपको फिर भी ज़्यादा दे रही है ये। इस वक्त कितनी फीसद तनख्वाह बढ़ाई है पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी? 300%? 850 से लेके 350% के दरमियान। बहुत खूब है ना। तो उस लिहाज से देखें आपका शिकवा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जैसी प्रायोरिटी होगी सेहत और तालीम की, दीगर जो पागल मुल्क हैं उनमें तो 33% GDP का, बाज़ औक़ात तो 25%, 20% भी दे देते हैं वो। हमारा 2.5-3% होता है पूरा हेल्थ सेक्टर पे और एजुकेशन सेक्टर पे, मर के। ठीक है, चलिए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर है वाजिद अहमद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। बात यह है कि मैं 3 इशू पे बात करूंगा। रमजान मुबारक आने वाला है और इससे पहले जो है शहर कराची में पतंगबाजी की दौरें और पतंगे बड़ी तादाद में बेचना शुरू हो गई हैं और इसके अलावा उड़ना भी शुरू हो गई हैं। तो IG साहब और गवर्नर और वजीर आला से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे फुल फॉर पाबंदी की जाए और SHO को पाबंद किया जाए कि जिस छत से भी उड़े उसे गिरफ्तार। अच्छा वाजिद साहब एक सेकंड पहले मेरा एक सवाल है कि ये जो पतंगबाजी की आप बात कर रहे हैं, ये क्या वो मांझे वाली डोर या नायलॉन वाली डोर की वजह से आप कह रहे हैं या कोई और वजह है? जी मांझे और नायलॉन, क्योंकि अक्सर स्कूटर पे हम लोग ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, वो तो गला कट जाता है। एक डिमांड आपकी है, सही है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो वेब आजकल जो बच्चे स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे जो है ये कराना स्टोरों पे वो मिलती है 50-100 रुपए में, वो एक बोतल सी होती है, वो उससे बड़े मजे ले के वो धुआं निकालते हैं जिससे उनके फेफड़ों पे बड़ा असर पड़ रहा है। मैंने मेडिकली इसका पूछा है तो ये बहुत खतरनाक है और ये प्ले ग्रुप है, यानी ये नशे का प्ले ग्रुप है। उसके बाद आगे जाके वो आगे अल्लाह ना करे कि और नशों में पड़े, तो इस पे भी पाबंदी होनी चाहिए कि ये ना बिके। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इस पे। सॉरी वाजिद साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ और बल्कि आपकी बात में इजाफा करना चाह रहा हूँ। नौजवान जब वेप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ फेफड़ों की बात नहीं होती, अफेक्ट्स द ब्रेन केमिस्ट्री, वो एडिक्शन की तरफ बंदा जाता है। बिल्कुल सही है जी। तीसरी बात आपकी? तीसरी बात यह कि शहर कराची में आए दिन डंपर, कंटेनर, पानी के टैंकर, हम जैसे बच्चों को, हमारे जो बच्चे हम स्कूल लेके जाते हैं रास्ते में कुचल देते हैं फैमिली को, तो इनका कोई देखने वाला नहीं है। क्या हमारे वजीर आला या गवर्नर या IG साहब के घर में बच्चे नहीं है? ये कभी स्कूटर पे निकल के तो देखें, जब सुबह या दोपहर को या शाम को, तो इनके करीब से जब कंटेनर, डंपर, लोडर गुजरे तो इनको तब सुना। ये तो जब गुजरते हैं तो इनके तो प्रोटोकॉल होता है पूरा,
जाने तो हमारी जा रही हैं, तो बराए मेहरबानी हमें खुदा इन कंटेनर डंपरों उनसे निजात दिया जाए। रात 11 बजे के बाद ये शहर कराची में आए। ठीक है, बिल्कुल। ये 3 चीजों नहीं, बाय द वे इसके ऊपर अभी आज ही बात हुई है। आज ही मेरा ख्याल है वो चीफ मिनिस्टर ने बात की है। लेकिन मैंने ये सुना था कि जो हैवी कंटेनर्स हैं वो रात 11 बजे के बाद ही सुनना तो यही है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन फिर अगर ऐसा था तो फिर वजीर आला ने क्यों नोटिस नहीं, वो नोटिस इसलिए लिए हादसात बढ़ गए। अभी ट्रैफिक पुलिस की मेरा ख्याल एक रिपोर्ट आई थी कि कोई, अब मैंने जब इसे इतना याद नहीं है शायद, कि पिछले 2 हफ्तों में कोई 14 लोग इस तरह डंपर्स, कंटेनर, ट्रॉलर और इनके नीचे आए हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो पिछले सालों में हम यही शो कर रहे थे तो एक केस हुआ था कि वो जो कंटेनर ट्रक के ऊपर लगाए होते हैं ना, अगर आप कोने पे देखेंगे ना तो वहां पर एक जगह है जहां पर आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, एक बोल्ट लगा के। कोई कभी मैंने सिक्योर होते हुए देखा नहीं है। तो एक पूरा कंटेनर गिर गया था गाड़ी के ऊपर। ये भी होता है। जहां तक वजीर आला की बात है तो जो मैंने पढ़ा है तो उन्होंने नोटिस लिया है इस बात का। अब उस नोटिस से आगे बात निकलेगी या नहीं निकलेगी, मेरा ख्याल है कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगले कॉलर डॉक्टर कादिर जुनेजो हैं हैदराबाद से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, और कड़ो साहब को, सर जिलानी साहब को और वसल साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, आज कुछ तो अपने जिलानी साहब ने अभी क्लियर किया है ये वकीलों के सिलसिले में, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको हदीस सुनाऊंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे तो रात हो गई तो पड़ाव डाला, तो वो किसी पेचड़ा था या वो जिसी को कहते हैं ना छोटा सा रास्ता था, तो किसी ने कहा कि यहाँ से लोग गुजरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि फौरन यहाँ से ये सामान उठाओ और लोगों की आमदरफ्त में खलल मत डालो। ये तो यार ये कहाँ से, ये जो 2-3 साल तो हो गए हैं, कभी इमरान खान का धरना, कभी वकीलों का धरना, कभी शिया उलमा का धरना, कभी सुन्नी उलमा का धरना। खुदा के बंदे अल्लाह को मानते हैं, लोगों को कितना परेशान करते हैं। अब 2 दिन से हो ये हैदराबाद जो है बाईपास बंद पड़ा है। बिल्कुल हैदराबाद से लेके कोई हाला से आगे तक ये जो है गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। और वैसे मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा कोई कानून निकाले या इनको कोई डंडा इनको नहीं चल सकता क्या? वकला पर डंडा चलाओगे तो फिर आपको पता है क्या होता है उसके बाद यार, तो फिर तो छोड़ देना। फिर तो यही है, तो छोड़ा ही हुआ है ना, छोड़ा ही हुआ है। नहीं, हुकूमत तो खैर नहीं छोड़ेगी। हुकूमत ने आपको अपने हाल पे अलबत्ता जरूर छोड़ दिया। नहीं, हुकूमत छोड़ दे, कर दे वो डांग बूटों के हवाले, तो उनको सीधा करें। बाकी तो दिल तो चाहता है वैसे। 3 दिन हो गए हैं, हैदराबाद कराची बंद है, हैदराबाद इंडस हाईवे बंद है। जिलानी साहब को पता होगा, गए होंगे खैरपुर जरूर। तो बात यह है कि यार इनका कोई हल है या है ही नहीं। शाहजेब कोई एक हो, कोई एक नहीं, सारे के सारे इसे ठीक है। शाहजेब कोई हल है इनका या नहीं? ये मैं देखें, जो फ्रस्ट्रेशन है वो आम आदमी की फ्रस्ट्रेशन है, और खास करके कि ये वकला हैं। देखिए ना, ये कोई टीएलपी पार्टी नहीं है जैसे उन्होंने कहा, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। उन्हें भी सोचना चाहिए 10 दफा जब आप लोगों को, शहरियों को आप तकलीफ देते हैं। और यार ये देखें, आपकी ये पूरे मुल्क की एक लाइफलाइन है जिस पर आप उसको ब्लॉक करते हैं 2-2 दिन तक। आप जस्ट इमेजिन कर लें कि कितने लोगों के दिल से जो है ना इन वकीलों के लिए इस वक्त दुआएं निकल रही होंगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। कुछ भी है, किसी वकील का मसला है, किसी का ईगो हर्ट हुआ है, उसका कोई और तरीका है हल करने का, बजाय इसके कि आप हजारों शहरियों को आप जो है फ्रीज कर दें, उनको आप इस तरह से फ्रस्ट्रेट करें। बिल्कुल, और ये आपने बात बिल्कुल सही की, ईगो का ही मसला है। हमें आपको याद है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ, उन्हें सुकून नहीं मिलता, चले एक लाइन बंद कर दें। नहीं, दोनों तरफ से बंद कर दें। आपको यार सबको छोड़ दें। आपको याद नहीं है जब डॉक्टरों और वकीलों के बीच में फटा हुआ था लाहौर में? उसके बाद क्या हुआ था? हाँ नहीं, पेंटिंग क्या हो यार, वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बकायदा जो मैंने देखा, मुझे याद है वो बंदा शायद वेंटिलेटर पे था या कुछ, उसकी वो ताने काट के निकल गए सबके सामने। सरे फरिश्ते कौन? वो हसन न्याजी साहब। और वो हीरो बने हुए, हीरो बोतल लेके भाग रहा है। हाँ तो यार खुदा का खौफ करो यार। अभी जो है ये एयरपोर्ट, पिछले महीने एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्ते बंद रहे 4-5 दिन। जी, शारा फैसल बंद थी। बस ठीक है, अगर जाहिर है बासपुर से नहीं होगी तो मैं भी बंद करूंगा।
नहीं, मेरे पास पूरी तंजीम मुझे दे दे, मैं भी बंद कर दूं यार, ऐसी क्या बात। 12 आदमी चाहिए। 12 आदमी। फयाज साहब हैं घुटकी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम रियली सॉरी आई एम यूजिंग फेक नेम। कोई बात नहीं सर, मेरा इशू कुछ इस तरह है एंड इनफैक्ट आई एम यूजिंग माय फ्रेंड नेम। ठीक है, तो आई बिलीव यू विल फॉरगिव मी फॉर जल्दी हम सर वक्त कम है, जल्दी बोले। जी सर, मैं आपका 2 मिनट लूंगा। एक इशू है, आई एम CSS एस्पिरेंट। तो इशू ये है कि हमारा 2024 का अटेम्प्ट दिया हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो अभी FPSC ने 2025 का अनाउंस कर दिया है। उसका हमने पहले, उन्होंने खुद ही MPT डिले किया, और जो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, फिर एक सर्कुलर मतलब सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ कि वो FPSC का प्लान था कि हम वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम आफ्टर ईद, डेट इज टू बी कंडक्टेड इन अप्रैल। तो उस हिसाब से हमने स्टार्ट प्रिपरेशन वगैरह शुरू कर दी। लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने जनवरी के स्टार्ट में ही एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई हम वी आर टेकिंग एग्जाम ऑन 15th of Feb विदाउट गिविंग द रिजल्ट ऑफ 2024। 2 महीने पहले आप उसमें जी सर, मैं एक मिनट सर, मुझे जैसे मैं आपको थोड़ा केस सिनारियो बता दूं, देन इट विल बी इजी फॉर यू कि आप उस पर कमेंट कर सके ना। तो उसके बाद हमने स्टूडेंट ने क्या किया, वी ट्राई टू एक्सेस डिफरेंट फोरम। हम FPSC के पास रिक्वेस्ट लेके गए, PM पोर्टल पे रिक्वेस्टें डाली। मतलब इससे ना 3000 से 4000 स्टूडेंट हिट हो रहे हैं। अब हमारे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन बिहाइंड के वी प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट कीपिंग इन व्यू द DMC। हम उसमें अपनी डिटेल मार्कशीट में देखते हैं कि कहाँ इशू है और कहाँ हम जिस पे वर्कआउट करना चाहते हैं। 15 फरवरी का इम्तिहान अप्रैल में ही हो, यही चाह रहे हैं ना आप? सर तो उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी गए तो कोर्ट ने कहा कि मीडिएशन करके FPSC, एक तो इनका रिजल्ट है रिलीज हो, ताकि उसकी बुनियाद पर इनको पता लगे कि इनकी क्या कमजोरियां हैं, ताकि उनको वो फिर फिक्स करने की कोशिश करें। दूसरे जो पहले डेट अनाउंस की थी उस पे हो। अच्छा, ये मैंने देखा है, इस पे सोशल मीडिया पे भी कई ट्रेंड्स चल रही हैं, जेन्युइन बाजार जाए, जेन्युइन इशू है। मेरा ख्याल है ये प्रेशर थोड़ा और बढ़ा दे तो मसला हल हो जाएगा होपफुली। शायद अगले हफ्ते इस पर तो कुछ हम फोकस कर लें। तो आप क्लोज करें प्रोग्राम? आप कर दें। अरे नहीं, आप बात कर रहे थे तो आप कर ही दें ना। अरे पहले आप। अच्छा भाई, तो फिर इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मंडे को मुलाकात होगी, आप दोबारा हमारे चेहरे देखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।